और नेचर हमारे किस तरह से हम उस नेचर पर डिपेंडेबल हैं, और नेचर के जो रिसोर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। और अगर हार्मोनी इन द नेचर नहीं है तो हमारे लिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा। किस तरह से जो कह सकते हैं कि जो टाइमिंग होती है नेचर की, ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, कब वर्षा होना है, कब सूखा पड़ना है, कहाँ पर अधिक जल की आवश्यकता है, कहाँ पर कब आवश्यकता है, जितना भी पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो एक दूसरे से डिपेंडेबल है। यानी कह सकते हो, अगर आप जंगल के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप जंगल में देखेंगे किस तरह से चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं। और पूरी एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ होती है तो पूरा जो साइकिल होता है वो बिगड़ जाता है। तो अगर हम वनों की बात करें तो वनों में किस तरह से जीव जंतु और छोटे छोटे कीड़ मकोड़े से लेकर एक बड़े से जंतु में भी किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है, और किस तरह से वो नेचर के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, और नेचर के अकॉर्डिंग ही वो अपने चीज़ों में डेवलपमेंट होता है, और सब पूरा जो साइक्लिक प्रोसेस है वो डिपेंडेबल होता है। लेकिन अगर वो साइक्लिक प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा तो हार्मोनी इन द नेचर नहीं बन पाएगी, और अगर हार्मोनी इन द नेचर नहीं हो पाएगी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, लाइफ सर्वाइवल पर आ जाती है प्रॉब्लम। जैसे अगर ज़्यादा पेड़ पौधे कटने से अधिक वर्षा होती है, और उस तरह से कितना ज़्यादा जीव जंतुओं की हानिकारक हो जाते हैं, और वो अपने सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो हर चीज़ जो भी हार्मोनी इन द नेचर के लिए वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो हार्मोनी इन द नेचर, अंडरस्टैंडिंग द इंटरकनेक्टेंस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट। We started by saying that the basic human aspiration of every human being is a continuous happiness and prosperity. तो जैसे कि हम लोग की अपनी नीड होती है कि हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग खुश रहे, खुशहाल रहे, और सभी हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हमारी फुलफिल होती रहे। हम लोग कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। एक्सप्लोरिंग द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, विच फाउंड दैट हैप्पीनेस इज टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मोनी एट द ऑल लेवल्स ऑफ लिविंग। अगर आप खुश हैं, जब आप खुश रहेंगे, आपको अगर फील हो रहा है हैप्पीनेस, तो आप देखोगे अपने अंदर कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो तो आपको हर चीज़ जो सराउंडिंग है और काफ़ी कुछ आपको अच्छा लगता है। यानी आप जब बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपके आसपास के लोग, आप उस समय जो एंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कह सकते हो कि हार्मोनी क्रिएशन करता है। और उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि सभी चीज़ों से मिलकर आपको काफ़ी अच्छा लगता है। आप जिनसे व्यक्ति से मिलोगे, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप उसको भी प्रसन्न करने की कोशिश करोगे, और आपकी प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई मीन्स, अगर आप हैप्पी हैं तो आप हैप्पीनेस आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बिहेवियर में दिखाई देगी, और उस हैप्पीनेस को आप लोग जज भी कर लेंगे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, हैप्पी फील कर रहे हैं। वी फाउंड दैट द हैप्पीनेस इज टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मोनी एट ऑल लेवल्स ऑफ लिविंग। सो फॉर वी डिस्कस द हार्मोनी एट द लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, द फैमिली एंड द सोसाइटी ऑल्सो। तो अगर आप हैप्पी हैं तो आप हैप्पीनेस जो है वो अपने फैमिली में, फैमिली से सोसाइटी में चीज़ों को, या अपने फैमिली अपने से आप इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह से हार्मोनी एट द लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, द फैमिली एंड सोसाइटी भी नेसेसरी है। while discussing the harmony at the level of society, we come across the relationship of human being with the rest of nature। और हम ये देखते हैं कि मनुष्य का नेचर के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन है, किस तरह से वो एक दूसरे पर डिपेंडेबल है, और नेचर की क्या डिमांड है, और हम उस अगर उसकी साइकिल को इफेक्ट करते हैं तो वो हमारी हमारी लाइफ साइकिल पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हार्मोनी इन द नेचर एंड सी हाउ द एंटिटीज इन द नेचर आर इंटरकनेक्टेड एंड म्यूचुअली फुलफिलिंग। तो जो सबसे पहले नेचर की जो बेसिकली 4 ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं, जो कि बायोलॉजी सेक्शंस में आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें डीप में पढ़ा है, कि जो मटेरियल ऑर्डर है, यानी नेचर है तो नेचर में 4 बेसिक जो चीज़ें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, और जिन पे हम लोग को थोड़ा सा स्टडी आउट करना है, वो हमारा है मटेरियल ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉइल, वाटर, एयर, ETC। दीज आर द मटेरियल्स ऑर्डर्स। ऑर्डर में सॉइल, वाटर, एयर, ETC। नेक्स्ट दैट इज योर प्लांट बायो ऑर्डर, जिसमें कि हमारा ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर, फ्रूट, ETC। नेचर के जो हमारे बेसिकली 4 ऑर्डर्स हैं, उसमें मटेरियल ऑर्डर हो गया, प्लांट एंड बायो ऑर्डर हो गया। फिर नेक्स्ट दैट इज योर एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर में एनिमल्स एंड बर्ड्स, ETC। एंड ह्यूमन ऑर्डर,
दैट इज योर ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे जो राइटर जो यहाँ पे कहने की इंडिकेशन करने की कोशिश कर रहा है कि दैट इज योर 4 ऑर्डर्स इन नेचर, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। तो सॉइल, वाटर, एयर, ईटीसी, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मटेरियल ऑर्डर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से ग्रास की इम्पोर्टेंस, प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर, फ्रूट्स, इनकी अपनी योग्यता है और अपनी जो इम्पोर्टेंस है उस इम्पोर्टेंस के आप इसकी इम्पोर्टेंस की भली बातें जानते हैं कि अगर फ्लावर्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, ग्रास नहीं होंगे तो वो किस तरह से पूरी लाइफ साइकिल को इम्पैक्ट डालेंगे। उसी तरह से एनिमल ऑर्डर, जिसमें कि हम लोग एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं और उनका जो ये इनका जो डिपेंडेंसी है वो किस तरह से ग्रास, प्लांट, ट्रीज, फ्लावर, ई फ्रूट, ईटीसी और ऑल्सो सॉइल, वाटर, एयर, ईटीसी कितना ज़्यादा इनके लिए नेसेसरी है। तो अगर ये ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर जो हमारा एनिमल एंड बर्ड्स ऑर्डर है, ये किस तरह से डिपेंडेबल है। एंड द ह्यूमन बींग्स आल्सो आर डिपेंडेबल ऑफ इन 3 ऑर्डर्स, दैट इज मटेरियल ऑर्डर, प्लांट बायो ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। तो राइटर ये कह रहा है कि आप पहले इन ऑर्डर्स को समझे और हार्मोनी इन द नेचर को और डिटेल में आप स्टडी आउट कर सकें। तो हार्मोनी इन द नेचर कितना ज़्यादा नेसेसरी है, इसके लिए आपको नेसेसरी है कि आपको ये पता है कि मटेरियल ऑर्डर, प्लांट या बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। The next, that is the big land mass of continents and oceanic water bodies like oceans and sea, mountains and rivers, and the atmosphere above, the heaps of metals and minerals below, and the dense gases and fossil fuels below the surface of the earth, and all fall into the material order. In fact, that if we look around beyond the earth, the material order is visible even in the form of star, plants, moons and several astronomical bodies। तो जिसमें कि आपने जिस तरह से आपने बायोलॉजिकल सेक्शन, बायोलॉजी, जियोग्राफी और केमिस्ट्री, ये साइंस विज्ञान की अगर हम बात करें तो इनमें आपने इन सब की इम्पोर्टेंस को समझा है और इनके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी आउट किया है। तो उसको पढ़ने से आपका जो इनकी इम्पोर्टेंस है, यानी कि अगर आपको इम्पोर्टेंस पता होगी तो ही आप उसको सही से कनेक्टिविटी कर पाएंगे। ओशन की अगर हम बात करते हैं, सीज की बात करते हैं, माउंटेन्स एंड रिवर्स की बात करते हैं, तो कितना ये इनका जोग्राफिकल जो हमारे अर्थ में जो कह सकते हो कि अर्थ में जितने ज़्यादा रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को हम लोग इस तरह यूज़ करते हैं और वो जो अर्थ में चाहे रिवर है, चाहे सी है, चाहे ओशन है, उनकी इंपॉर्टेंस किस तरह से पूरे साइकिल पर इम्पैक्ट डालती है। हमारा मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। तो राइटर आगे जो इंडिकेशन कर रहा है कि our land mass is covered with the grass and small shrubs and they are from lining of the entire soils, shrubs, plants and trees from huge forest along the flora in the ocean, all of this plant bio order and it is the next big order on our plant। तो राइटर यहाँ पे इंडिकेशन बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो प्लांट या पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन से यानी कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप उनका यूटिलाइजेशन समझ पाओगे, उनकी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे। लेकिन अगर आपको उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता तो आप उन चीज़ों को कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो राइटर इसलिए बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ऑर्डर है, यानी हमारा जो ये बेसिकली 4 ऑर्डर्स है, इनका आपको कितना ज्ञान है। मटेरियल ऑर्डर, प्लांट है, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। इन ऑर्डर का ज्ञान होने से ही आप सही से राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हार्मोनी आपका बन पाएगा। Animals and the birds from the third largest order and we call them animal order या जीव अवस्था। Here again we see that the plant bio order is far greater in quantity than the animal order। तो जीव जंतु विज्ञान में आपने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया है और किस तरह से आपने देखा कि जंतु विज्ञान किस तरह से पूरे नेचुरल जो नेचर है हमारा उस पर कितना ज़्यादा डिपेंडेबल है और किस तरह से वो पार्टिसिपेशन उनका रहता है। अगर एनिमल्स और बर्ड्स ना हो तो किस तरह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नेचर पर और कितना ज़्यादा जो उसकी साइकिल्स है वो इम्पैक्ट करेगी। इसके बारे में आपने
बायोलॉजी सेक्शन में काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। वुमेन्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्डर एंड दे आर रिफर्ड टू एज अ ह्यूमन ऑर्डर। एनिमल्स वी आर फॉर ग्रेटर इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू ह्यूमन ऑर्डर। तो राइटर यहाँ पे जो इंडिकेशन कर रहा है कि अगर एनिमल्स है तो एनिमल्स का अगर उनके नेचर पर स्टडी करेंगे आप तो देखेंगे कि एनिमल्स की जो नीड है और उनकी नीड पूरी होने पर वो किस तरह से रिलैक्स मूड में रहते हैं या किस तरह से वो बिहेव करते हैं। और मनुष्य जो है उसकी नीड पूरी होने पर भी वो और से ज़्यादा चीज़ों को संग्रह करने में लगा रहता है। दिस इज द एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर्स, दैट इज एनिमल्स ऑर्डर में हम ये देख रहे हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं और वो एक हार्मोनी क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं या हार्मोनी वो बनाते रहते हैं। लेकिन ह्यूमन ऑर्डर में क्या है, ह्यूमन जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संग्रह करने में और वो चाहता है कि वो और से और ज़्यादा रिसोर्सों को यूटिलाइज कर सके और रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स उसके पास हों, तो वो उसी में लगा रहता है। ईच वन ऑफ अस कैन रिकोगनाइज all these four orders around ourselves and see that together these four orders comprise of all the units that we understand around us। तो एनिमल ऑर्डर जो है वो प्लांट ऑर्डर, प्लांट और सॉइल यानी कह सकते हैं मटेरियल ऑर्डर में वो इसकी भूमिका को समझता है और वो उन पर डिपेंडेबल है एनिमल ऑर्डर। और देखिए ह्यूमन ऑर्डर जो है वो इन तीनों चीज़ों को मैक्सिमम यूज़ करना चाहता है और मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करके वो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संग्रह करना चाहता है। जिस तरह से आपने देखा कि पेड़ पौधे कितनी तेज़ी से जो है वो काटे गए क्योंकि उसने उसके रिसोर्स को समझा और उस रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम जो है उसने चीज़ों को नेचुरल साइकिल जो हमारी है उसमें इम्पैक्ट डाल दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का कटाव हो गया। इंटरकनेक्टनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट जो राइटर यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ों को देख सकते हैं कि प्लांट ऑर्डर जिसमें कि हमारा प्लांट बायो ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर किस तरह से ये एक दूसरे को म्यूचुअल फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं। अगर एक बात करी जाए प्लांट या बायो ऑर्डर की, तो जो समस्त जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो किस तरह से इन पर डिपेंडेबल है हमारे प्लांट या बायो ऑर्डर पर, जिसमें कि पेड़ पौधे पशु पक्षी और पशु पक्षी जो है वो किस तरह से फूलों का और पेड़ों को खा कर अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। और मटेरियल ऑर्डर की बात करें, अगर मटेरियल ऑर्डर ही अव्यवस्थित हो जाएगा तो प्लांट ऑर्डर नहीं हो पाएगा और प्लांट ऑर्डर नहीं हो पाएगा तो एनिमल ऑर्डर ऑल्सो इम्पैक्ट करेगा और पूरी तरह से ये पूरी साइकिल जो होगी गड़बड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो और आपने स्टडी आउट किया होगा तो आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से नेचुरली पूरी चीज़ें बैलेंस चलती है और और पूरी नेचुरल साइकिल में जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो कह सकते हो कि जैव विविधता और वहाँ पर परस्पर एक दूसरे का संबंध यानी जीव का जो पौधे हैं उस पर डिपेंडेंसी किस मौसम में क्या चीज़ें हैं क्या रिसोर्स होंगे, उस रिसोर्स के हिसाब से जो एनिमल्स हैं उनका कह सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना और वो उन रिसोर्सों को किस तरह से यूज़ करते हैं और हर मौसम के हिसाब से और रेन के अकॉर्डिंग या विंटर के अकॉर्डिंग जो प्लांट या बायो ऑर्डर चेंज करता है जोग्राफिकली, वो एनिमल ऑर्डर किस तरह से उसका यूज़ कर पा रहा है। तो यानी अगर इनकी डिपेंडेंसी या कह सकते हैं कि कितना इतना 100% भी कह सकते हैं कि इनकी जो हार्मोनी क्रिएशन है वो नेचुरली फुलफिल करता है। और अगर ये नेचुरली फुलफिल नहीं हो पाता तो इतने लाइफ टाइम या कह सकते हो इतने सालों से या लाखों सालों से जो चीज़ें कंडीशन बन रही है एनिमल ऑर्डर प्लांट ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर में वो कितनी ज़्यादा फुलफिल हो पा रही है, उनका जो पूरा सिस्टम है इकोसिस्टम में वो किस तरह से पूरी तरह से बैलेंस चलता है। तो राइटर यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है कि आप इन चीज़ों को हाईलाइट करिए, इन चीज़ों को समझिए कि उनमें जो हार्मोनी का क्रिएशन है उनमें जो आपस में परस्पर म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो पा रहा है वो किस तरह से हो पाता है, किस तरह से ऑर्डर वो क्रिएशन कर पाते हैं, किस ड्यूरेशन में प्लांट या बायो ऑर्डर एनिमल ऑर्डर पे डिपेंडेंसी और एनिमल ऑर्डर प्लांट या बायो ऑर्डर पर डिपेंडेंसी, क्योंकि रिसोर्स है तो उनका यूटिलाइजेशन है और यूटिलाइजेशन करना नेसेसरी है। लेकिन
हारमोनी ना हारमोनी जो है वो जो है वो इफेक्ट ना करे। तो इस तरह से नेचुरल जो है वो अंडरस्टैंडिंग है और म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, जिसकी वजह से जो ये साइकिल है वो इतने लाखों सालों तक चलती आ रही है और एक दूसरे की फुलफिलमेंट को वो पूरी करती आ रही है। लेट अस टुक द फर्स्ट थ्री ऑर्डर्स, नेमली द मटेरियल, प्लांट, बायो एंड एनिमल्स ऑर्डर। वी कैन इजीली सी दैट देयर आर द इंटरकनेक्टेड। क्योंकि आपने इसको बहुत ही, अगर आप गहराई से देखेंगे तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, और आपने हाई स्कूल तक इन चीज़ों को स्टडी आउट भी किया है। Each order is connected to each other order, and the relationship between these orders is such a way that they all fulfill each other and coexist with each other. तो एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे की, कह सकते हो कि डिपेंडेंसी, ये जो हारमोनी है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। क्योंकि एनिमल किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर रहा है और फिर उसके बाद वो वापस उसी में, कह सकते हो, वो साइकिल जो है वो मटेरियल ऑर्डर्स की, प्लांट ऑर्डर से, प्लांट ऑर्डर से एनिमल ऑर्डर में, फिर एनिमल्स ऑर्डर से मटेरियल ऑर्डर में, किस तरह से वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। जो कि अपने बायो सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इसको डीप में स्टडी आउट किया होगा। तो मटेरियल ऑर्डर एंड द प्लांट बायो ऑर्डर, जिसमें कि, क्योंकि ये जो चैप्टर है, चैप्टर अब बेसिकली हमने बताया आपको हारमोनी क्रिएशन की, और हारमोनी के लिए आपको राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप सबकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, और जब इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे तो आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। जिस तरह से हारमोनी इन द फैमिली, हारमोनी इन द सोसाइटी और हारमोनी इन द नेचर की ओर हम लोग प्रोग्रेसिव है। So that is your material order and the plant bio order. The material order provides the nutrients to the plant, bio order in the form of soil, mineral, etc. While the plant या bio order decays, the forms more nutrition, thus enriching the soil. The plant bio order also decay to substance like oil and coal, which are stored deep within the earth as a protection against the heat from the molten core inside the earth, as well as the heat from the sun. Plants help move the nutrients through the various layers of the soil. The roots of the plants hold the soil together and prevent the soil from the erosion. Plants produce oxygen, carbon dioxide and thus help in the movement of material order. तो जो ये रिलेशनशिप है, और किस तरह से सॉइल, अगर प्लांट ना हो तो सॉइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और सॉइल जो होती है वो किस तरह से वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएगी, और वो नदियों या कटाव के साथ वो किस तरह से फ्लो करती जाएगी, जो कि आपने ज्योग्राफी सेक्शन में, बायोलॉजी सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन सब चीज़ों को स्टडी आउट किया है। मटेरियल ऑर्डर एंड द प्लांट बायो ऑर्डर एंड द एनिमल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर देन प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो हमारी जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि हम लोग को स्टडी आउट कर रहे हैं हम लोग हार्मोनी इन द नेचर। तो नेचर में अगर आप ये देखेंगे तो जो हमारे ये चार जो ऑर्डर्स हैं, जिसमें कि हम लोग ह्यूमन ऑर्डर में आते हैं, और ह्यूमन ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट एंड बायो ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। तो ये जो कनेक्टिविटी है, इसको हमको, और हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग, अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, सही ज्ञान होगा, तो हम किस तरह से इनकी हारमोनी को, या इनकी जो साइकिल है, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टिविटी है, इनको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो ह्यूमन ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट या बायो ऑर्डर या एनिमल ऑर्डर, इस ऑर्डर को आप देखिए और अपने अपने व्यू बताइए कि किस तरह से ह्यूमन ऑर्डर जो है वो इन ऑर्डर्स पर डिपेंडेबल है। अपने अपने व्यू बताइए एक एक करके। कोई ह्यूमन ऑर्डर चाहे वो मटेरियल ऑर्डर, प्लांट या बायो ऑर्डर या एनिमल, बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि आपने क्लास 10 तक चीज़ों पढ़ी, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी या इनकी इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। तो ह्यूमन ऑर्डर, जिसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन है, वो किस तरह से मटेरियल ऑर्डर, प्लांट, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर को, यहाँ पे जो आपस में हारमोनी है इनका, इनकी इम्पोर्टेंस है, इनके बारे में कुछ अपने पॉइंट्स आप लोग बताइए कि नेचर के साथ, या आपका नेचर के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है, आप उसको किस तरह से देखते हैं। That the three orders beside the human order are in harmony and are the fulfilling the human order. However, we
as humans have not yet understand and learn to live the relationship of mutual fulfillment and with these three orders. तो जैसे कि इसमें हमने बात की थी, जब फैमिली की बात की तो फैमिली में भी रिलेशनशिप के लिए कितना ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, किस तरह से रिलेशनशिप अच्छा या स्टेबलाइज करने के लिए आपको सभी चीज़ों पर पूर्णतः ध्यान देना पड़ता है। आपको अपने तो वी हैव नॉट इवन अंडरस्टूड द our needs properly, have nor have we understand harmonious ways to fulfill our needs. Consequently, we have distributed ourselves and also the balance amongst the other three orders. This is the evident when we see that we are pretty much plundered the body of the earth of all heat absorbing materials like coal and oil and burn these fossil fuels in our atmosphere, causing a significant deteriorations in the temperature regulation for our planet. We have significantly deforested huge forest masses and too, it has altered the weather system of our plant. Our burgeoning cities and industries have, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे इंडिकेशन कर दिया कि इंडस्ट्री का जो स्टेबलाइजमेंट है, इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्स होते हैं या हमारा कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल है उसका हमें कितना ध्यान देना पड़ता है और किस तरह से हमें चीज़ों को रिसाइकिल करने की नीड है, क्योंकि रिसाइकिल होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स जो होंगे वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे और हमारा जो नेचुरल साइकिल है, जो हमारा ये ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए राइटर रिसाइकिलबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन द नेचर की यहाँ पर बात करने जा रहा है। तो रिसाइकिल नहीं करेंगे प्लास्टिक को तो वो हमारे अर्थ पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा था, किस तरह से अर्थ में उसका जो लाइफ टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक उसका ड्यूरेशन है नॉन डिस्ट्रॉयबल है और धीमे धीमे वो जो धरती की जो महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षमता है उसको नष्ट कर रहा था। तो राइटर यहाँ पर रिसाइकेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर को भी इंडिकेशन कर रहा है कि अगर प्लास्टिक को हम हटा दें और अगर नेचुरली अगर बात कर लें तो नेचर किस तरह से विंटर सीजन, रेन सीजन, गर्मी का सीजन किस तरह से वो चीज़ों को बैलेंस करता है और वो पूरे कह सकते हो कि ईयरली वो एक ड्यूरेशन रखता है और उस ड्यूरेशन में जहाँ पर जिस तरह से नीड्स होती है वो उस नीड को फुलफिल करता है। वो नेचुरल इकोनॉमिकल सिस्टम या कह सकते हैं इकोनॉमिक वो जोन बना देता है और जहाँ पर जैसे अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर चीज़ों को जो उगने के लिए जो बेसिक वाटर की नीड है या कितनी वाटर की नीड है वो उस हिसाब से रेगुलेट होती है और जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग वो चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ पर चाय का उत्पादन हो रहा है, कहाँ गेहूँ का उत्पादन होता है, कहाँ चावल का उत्पादन होता है। इन चीज़ों को हम लोग बाय नेचर देखते हैं, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वह नेचर सेल्फ कंट्रोल करता है। और राइस, गेहूँ, मक्का जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह से वो बना रहा है। दिस इज द रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन नेचर, जो कि हम लोग के हाथ में नहीं है और नेचर के अकॉर्डिंग है और नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग इन सब चीज़ों को देख पाते हैं। दैट इज योर रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। So there are the several cyclical process that we can see in nature. For example, the cycle of water evaporating, condensing, and precipitating back of water, giving the weather phenomenon. The quantity of water on the surface of the earth remains conserved by itself. No need for the human intervention. You have the steady cycle of carbon, oxygen, nitrogen, the nature of your school time. The cycle keeps the material self-regulated on the earth. तो यहाँ पर आपने जब सेल्फ रेगुलेशन को आपने यहाँ पे देखा और आपने स्टडी आउट किया है इन सब चीज़ों को कि किस तरह से नेचर की जो साइकिल है उसमें जो डिपेंडेंसी है ऑफ टाइम है वो कितना ज़्यादा रहता है। यानी पहले जो खेती होती थी, खेती में बेसिकली
जो ड्यूरेशन होता था कि इस समय जो है ये वाली फसल बोई जाएगी, तो वो अनुमानित जो फसल बोनी है वो मौसम के विज्ञान यानी मौसम के द्वारा ही, यानी बरसात के मौसम में जो फसल होनी है वही फसल बरसात के मौसम में हम लोग कर सकते हैं ओल्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो इन अ फॉरेस्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज टेक प्लेस इन अ वे so that the amount of soil, plants, animals remains conserved. It never happens that number of trees shoots up and the lack of soil and trees. So this is the recyclability and self regulation nature, जो कि यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन का वर्ड यहाँ पे जो आपको हाईलाइटेशन है कि आपको समझना है कि किस तरह से नेचर जो है वो सेल्फ रेगुलेट करता है रिसाइक्लेबिलिटी को, और जिसको हम लोग अब जो है वो नेचर बाय इंडस्ट्री में जो हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हम लोग रिसाइक्लेबिलिटी को यूज कर रहे हैं। तो nature exhibits self-regulation in various ways, the plant, bio, animal, and human order, and but we humans have disturbed it due to the lack of understanding। तो यहाँ पे देखिए राइटर यहाँ पे साफ अंडरस्टैंड कर रहा है कि समझदारी ना होने पर किस तरह से जो ये साइकिल है, यानी जो नेचर का सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम था वो हम लोग खराब कर रहे हैं या इम्पैक्ट कर रहे हैं। We seldom have a problem of overpopulation of species in nature and so on।